हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ। किसके साथ? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए। यानी पूरे के पूरे फिजिक्स की बात करें तो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना आप फिजिक्स को अच्छे से समझ ही नहीं सकते, तो वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे बेस्ड आईआईटी और नीट में क्वेश्चन का तो भरमार लगा हुआ है। पूछो मत कि कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, अभी तक गिनेंगे तो हिस्ट्री में 50 से ज़्यादा जेई और नीट को मिला के क्वेश्चंस आए हैं। बट उनमें जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे डील करूँगा, जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो मैं उस चीज़ को डील करूँगा। और सारे पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसके द्वारा दिया गया? बाय मिखेल फैराडे। मिखेल फैराडे, इंडिया में माइकल भी बोलते हैं इसको, बट ये एक्चुअली है मिखेल फैराडे इन 1830 1830। तो देखिएगा यहाँ पे मिखेल फैराडे के द्वारा 1830 में दिया गया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कॉन्सेप्ट दिया क्यों गया? तो टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्राफिकली। टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्राफिकली। हमने कई चीज़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से, रॉड की वजह से एक्सेल पॉइंट पे, लेटरल पॉइंट पे, रिंग के एक्सेल पॉइंट पे, रिंग के सेंटर पे, सर्कुलर आर्क के सेंटर पे, ठीक है, सर्कल के सेंटर पे, उसके बाद डिस्क के एक्सेल पॉइंट पे, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे, एंड ऑन पोजीशन पे, 10 बी पोजीशन पे, सारे जगहों पे मैंने पढ़ा। बट जो उनके फार्मूला आते थे उनसे एग्जैक्टली ग्राफ को ड्रॉ करके और कब बढ़ेगा कब घटेगा इन सारी बातों को ना ग्राफिकली हम एग्जैक्टली नहीं समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक डेफिनेशन और कूलम्ब्स लॉ का यूज करके इन्होंने लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ किया अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए। अलग अलग चार्ज वाले सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल अप्रोच मिलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ेगा, किस डायरेक्शन में होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर? इन सारी चीज़ों का यहाँ पे पता चलेगा। साथ ही साथ बेसिक आइडिया यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लक्स का, बेसिक आइडिया आपको मिलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, छोटी छोटी बातें, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से डील होता है। तो शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेज Q1 और Q2 आर डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू होता है K Q1 बाई आर स्क्वायर। K Q1 बाई आर स्क्वायर। K की वैल्यू वैक्यूम के लिए V फॉर वैक्यूम, V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Km मीडियम के लिए कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन r क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
और एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कूलम्ब फोर्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लाए थे। क्या था कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है वहां पे क्या करते हैं? 1 कूलम्ब का चार्ज रखते हैं। कितने का चार्ज रखते हैं? +1 कूलम्ब का चार्ज रखते हैं। तो हमने यहाँ पे +1 कूलम्ब का चार्ज रखा। जितना फोर्स इस चार्ज पे लगेगा 1 कूलम्ब पे, वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E = फोर्स F कितनी? K Q1 Q2/r²। Q1 की जगह कैपिटल Q, QT की जगह +1 कूलम्ब, तो 1 रखा बाई r², यानी KQ/r²। अगर यहां चार्ज पॉजिटिव है तो यहां +1 कूलम्ब पे फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम द चार्ज। और यहां पे अगर चार्ज माइनस नेगेटिव है तो यहां पे +1 कूलम्ब जब रखेंगे और यहां नेगेटिव चार्ज होगी तो इसको अट्रैक्ट करेगी, यानी फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर। यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है पॉइंट चार्ज की वजह से ये पता चल गया, डायरेक्शन किधर होता है ये पता चल गया। तो इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, और वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें क्या देगी? ग्राफिकल आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो चलता हूं आगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको ELF या EFL भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम क्या करते हैं? इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहता है? इमेजिनरी a straight or curved path along which free positive charge moves or tends to move in electric field। मान लीजिए कोई चार्ज है +Q यहां पे, ठीक है? तो क्या +Q के चारों तरफ ऐसे लाइन खींची हुई होती है स्पेस में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इमेजिनरी है, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, रियल में ये होता नहीं है। तो ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये होता नहीं है, मींस ये क्या है? इमेजिनरी है। ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट और कर्व पाथ along which free positive charge moves or tends to move। जिसके along फ्री पॉजिटिव चार्ज चाहे तो मूव करता है, चाहे तो मूव करने का प्रयास करता है। देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से हम चाहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करें। तो हम क्या करेंगे? इसके किसी चारों तरफ सराउंडिंग में किसी पॉइंट पे हम जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनानी है वहां पे हम एक पॉजिटिव चार्ज फ्री छोड़ देंगे। तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल। क्या करेगा? रिपेल, यानी ये मूव करेगा इधर, जिधर मूव करेगा, जिस पाथ पे मूव करेगा फ्री पॉजिटिव चार्ज, वही पाथ होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहां पे रखे तो इधर मूव करेगी ये चार्ज, यहां पे रखे तो ये इधर, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर, यहां पे रखे तो इधर, रिपल्सिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, यहां पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, यहां पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर। इस तरह से, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है स्ट्रेट लाइन। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अब यहां देखना, यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स देखते हैं, इन लाइंस को देखते हैं।
ये लाइंस बनी हुई है पहले से, बट मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बनी। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखना चाहते हैं हम। तो यहां पे चार्ज रखे, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज, फ्री पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वही पाथ, जिस पाथ पे मूव करेगी वही पाथ होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहां पे रखे तो ऐसे मूव करेगी, इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके ऐसे। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहां पे रखे फ्री पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर मूव किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर। यहां पे रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, यहां पे रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर। क्लियर? यानी कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, स्ट्रेट होती है और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। अगर ये चार्ज फ्री है तब तो इधर मूव करेगी, और अगर इसके रास्ते में रुकावट थोड़ी सी डाल दें तो किधर मूव करेगी, मूव नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी तो क्या होगा, टेंडेंसी होगी मूव करने की, यानी आइदर मूव्स और टेंड्स टू मूव, आइदर मूव्स और टेंड टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे तो मूव करेगी ये चार्ज, चाहे तो मूव करने का प्रयास करेगी। क्लियर? तो ये हो गया। ओके, अब हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। तो ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से आउटकम्स आएंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, हम कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, फील्ड लाइंस बनाएंगे। और फील्ड लाइंस बनाएंगे, उस फील्ड लाइंस से जो आउटकम्स आएंगे उन आउटकम्स का हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उस पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं क्रिटिकल टाइप के, उन सारे चीजों को हम डील करेंगे। तो देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज। एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, अगल बगल में और कोई चार्ज नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पैदा करने वाला नहीं है। तो ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज। चार्ज से ओरिजिनेट होता है, यहीं से उत्पन्न होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज, टर्मिनेट एट इंफिनिटी। और कहां जाके खत्म होती है ये लाइंस, इंफिनिटी पे। कहां जाके खत्म होती है, इंफिनिटी पे। एंड रेडियली आउटवर्ड स्ट्रेट लाइंस, एंड रेडियली आउटवर्ड स्ट्रेट लाइंस। और रेडियली किधर की तरफ, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होती है। और नेचर क्या होता है, कर्व या स्ट्रेट, तो स्ट्रेट। अभी हमने यहां पे देखा था और उसी चीज को मैंने यहां पे लिखा। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से स्ट्रेट लाइन होती है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ओरिजिनेट होती है चार्ज से और खत्म होती है जाके कहां पे, इंफिनिटी पे। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है क्या, ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज। सिंगल नेगेटिव चार्ज है -q। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से ओरिजिनेट होती है, इंफिनिटी से। टर्मिनेट एट चार्ज, कहां पे आके खत्म होती है, चार्ज पे। टर्मिनेट एट चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड स्ट्रेट लाइन। और रेडियली अंदर की तरफ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अंदर की तरफ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये हो गई दो प्रॉपर्टीज। अब हम तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, इतना नोट कीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ। दो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ा, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन लाइंस ऑफ फोर्स gives the direction of resultant electric field at that point. मान लीजिए ये लाइंस ऑफ फोर्स है, किसी भी चार्ज सिस्टम के करस्पॉन्डिंग ये लाइन ऑफ फोर्स है। अगर इस लाइन ऑफ हमें कहे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डायरेक्शन आप पता कीजिए, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो भी इधर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। तो देखना, अगर किसी पॉइंट पे लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पे हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं, उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। फॉरवर्ड टेंजेंट लाइन ऑफ फोर्स पे, यानी चार्ज पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन इधर है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगी, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो हमने इसी के अलोंग टेंजेंट ड्रॉ किया, जिसे हम कहेंगे फॉरवर्ड टेंजेंट। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे हमने फॉरवर्ड टेंजेंट ड्रॉ किया और ये देगी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अगर कहे कि पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताओ, तो हम बी पे टेंजेंट डाल देंगे। बी पे टेंजेंट डाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमें पता करना है तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फॉरवर्ड टेंजेंट। ओके, चलता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। फॉर टू चार्ज सिस्टम, दो चार्ज वाला सिस्टम है, हैविंग चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, दोनों चार्जेज का मैग्नीट्यूड कितने होने चाहिए? इक्वल। दो चार्ज वाला सिस्टम होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, एंड अपोजिट साइंस, दोनों के साइन क्या होने चाहिए? अपोजिट। तो क्या होता है? ऑल द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जितने सारे लाइंस ओरिजिनेट होंगे पॉजिटिव चार्ज से, एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, कहां पे जाके खत्म होंगे? नेगेटिव चार्ज पे। अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों चाहे तो सेम लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करेंगे, या एक जितना ओरिजिनेट करेगा दूसरा उतना ही क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा अपने पे। तो यहां पे अगर सेम मीडियम है, मीडियम अलग अलग नहीं है, वैक्यूम में मान लीजिए दोनों रखे हैं, तो यहां 50 लाइंस निकलेंगे तो यहां कितने एंटर करेंगे? 50। ऐसे ऐसे इस तरह से ये लाइन जो सीधी निकली है तो यहां एक सीधी लाइन एंटर कर रही है ऐसे। हम कहते हैं कि ये लाइन इन्फिनिटी तक जाती है और इन्फिनिटी से घूम के फिर से यहां माइनस क्यू पे एंटर करती है। क्या इन लाइंस ने क्लोज लूप बनाए हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्लोज लूप तब कहेंगे जब एरो का डायरेक्शन पूरे लाइन पे सेम सेंस में हो। यहां से यहां तक एरो का डायरेक्शन इधर है और यहां से यहां वाले पार्ट को देखते हैं तो एरो का डायरेक्शन इधर है, दोनों एरो टकरा रहे हैं। जब टकरा रहे हैं तो ये क्लोज लूप नहीं कहलाएंगे। लूप में दो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, ये प्रॉपर्टी बाद में हम पढ़ेंगे। अब देखना, ये लाइन जो है वो लेटरल डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल करते हुए दिखते हैं, कभी पास नहीं आना चाहते। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर एक यहाँ पे फ्लो करने के लिए हम एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू छोड़ दें तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगी और ये चार्ज अट्रैक्ट करेगी, मतलब इसको एकदम खींचे रहेगी ये और ये धक्का दिए रहेगी। तो ये जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगी। यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है, खींची हुई रस्सी की तरह
टाइट रस्सी की तरह बिहेव करती है। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है। क्लियर? आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। 50 चार्जेस, 100 चार्जेस, जितने सारे चार्जेस आ जाएं, सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी उनमें से कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। तो देखिएगा यहां, मान लीजिए ये एक लाइन ऑफ फोर्स है फर्स्ट, ये दूसरी लाइन ऑफ फोर्स है सेकेंड। हमने इसको जबरदस्ती कट करवा दिया, इंटरसेक्ट करवा दिया। तो यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं दोनों लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, दोनों लाइंस पे क्या करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। ये फर्स्ट लाइन है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे T1। ये वाली है सेकेंड लाइन, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया T2। ठीक है? और हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है यहाँ पे कि टेंजेंट ड्रॉन जो होता है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, पहले वाले लाइन ऑफ फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर, दूसरे वाले लाइन ऑफ फोर्स पे टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर, दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इधर। क्लियर? ये E नेट हो गई। अब E नेट इधर, तो हम देखते हैं यहां पे क्या कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे डाले गए टेंजेंट के अलोंग होता है E नेट का वैल्यू। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी होनी चाहिए थी ताकि उस पे डाला गया टेंजेंट के अलोंग E नेट हो। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसी होनी चाहिए थी और सिंगल होनी चाहिए थी। क्लियर? तो ये जो दो लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो हम कहेंगे कि कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, 1000 चार्जेस रख दूं, 2000, लाख, करोड़, कितने भी चार्जेस सिस्टम में डाल दूं, कभी भी दो चार्जेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट, दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आगे देखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स exerts lateral pressure on each other। एक दूसरे पे lateral pressure अप्लाई करते हैं, that is repulsive in nature in lateral direction। यहां पे बताया था कि lateral direction में repulsive nature शो करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं लाइंस। यहां पे देखना, मैं दो चार्ज वाले सिस्टम की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स बनाया हूं, ये एक, ये दूसरी। इसकी वजह से जो लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी और इसकी वजह से जो निकलेगी, दोनों इक्वल हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स दोनों से निकलने वाले इक्वल होंगे। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये इधर आके कट कर दे, ये इधर आके कट कर दे, कट तो करना ही नहीं है। तो ये दूसरे एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, सबके सब एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे। ये वाला इसके पास नहीं आना चाहेगा, दूर रहेगा, ये वाला इससे दूर रहेगा। कट करना चाहिए था लेकिन दूर चला गया। मीन्स क्या कि एक दूसरे पे लेटरल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं जो इनको सेपरेट रखते हैं, दूर दूर रखते हैं। यानी कि लेटरल डायरेक्शन में एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। यहाँ क्लोज लूप नहीं है। दुनिया का कोई भी सिस्टम आप ले लेंगे स्टैटिक कंडीशन में, इन स्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन में हो सकता है। इन स्टैटिक कंडीशन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी भी लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। चलिए, तो इतने सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा और बाकी प्रॉपर्टीज आगे पढ़ते हैं, इतना नोट कीजिए।
हाँ, तो स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स originated by or terminated at a point charge। एक पॉइंट चार्ज के द्वारा नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड ओरिजिनेट किया गया या एक पॉइंट चार्ज पे टर्मिनेट होने वाले लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। उस चार्ज के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे देखना, मान लो ये वैक्यूम है, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से वैक्यूम में एक्स लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट किए जा रहे हैं। तो अगर चार्ज का अमाउंट n टाइम्स कर दूंगा तो चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइंस ऑफ फोर्स, यानी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या हो जाएंगे? n टाइम्स। चार्ज का अमाउंट n टाइम्स हुआ तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या हो जाएंगे? n टाइम्स। यानी चार्ज nq है तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितने? nx। ये ओरिजिनेट होने वाला केस है, टर्मिनेट होने वाला केस भी एज इट इज होगा। अगर माइनस क्यू चार्ज पे x लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट हो रहे हैं तो माइनस nq चार्ज पे कितना? nx। कितने? nx। अब आगे आते हैं। In a medium of relative permittivity epsilon r, अगर कोई मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स आर 1 बाई एप्सिलॉन r टाइम्स इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वैक्यूम। मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज से इन लाइंस ऑफ फोर्स वैक्यूम में ओरिजिनेट हो रहे हैं। वैक्यूम में क्यू चार्ज से कितने? n। तो अगर यहां पे मीडियम में डाल दूं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो? एप्सिलॉन r, तो इसके द्वारा ओरिजिनेटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगे? 1 बाई एप्सिलॉन r टाइम्स इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। तो यहां देखना, ये हो जाएगा n बाई एप्सिलॉन r। कितना? n बाई एप्सिलॉन r। यहां पे n तो यहां कितना? n बाई एप्सिलॉन r। अब हम आगे चलते हैं। देखना, यहां एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ट्रिकी है और ये बहुत पहले किसी कंपटीशन में आया है। तो देखना क्या है कि इधर कोई मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 2। ये इंटरफेस है और इसके राइट साइड में वैक्यूम है। इन जगहों पे इंटरफेस पे एक चार्ज रखी हुई है प्लस क्यू। ये चार्ज इधर वैक्यूम में 160 लाइंस जनरेट करती है। कितने लाइंस? 160। एनवी की वैल्यू कितनी? 160 वैक्यूम में। तो यहां पे वैक्यूम में 160 जनरेट करती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल कितने लाइंस जनरेट किए जाएंगे इस चार्ज की वजह से। तो देखना, इधर 160 वैक्यूम वाला निकाल लेते हैं कि वैक्यूम वाला 160, तो मीडियम वाला निकाल लेते हैं कि मीडियम में कितनी लाइंस जनरेट करेगी और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लाइंस ऑफ फोर्स निकल जाएंगे। हमारे क्वेश्चन में था टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा। तो वैक्यूम में है 160, ठीक है। तो मीडियम में कितनी? वैक्यूम वाले में एप्सिलॉन r से डिवाइड करेंगे, यानी 160 बाई 2 तो 180। अब nv और nm को ऐड करेंगे तो टोटल मिलेगा। तो n टोटल इज इक्वल टू nv प्लस nm यानी 240। तो इतना नोट कीजिए, आगे चलता हूं। हाँ, तो स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो यहां देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? हायर द इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी
स्पेस में, किसी रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होगी, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जैसे मैं आपको एक फार्मूला से कंपेयर करके दिखाता हूं। देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से मैंने लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ कर लिए हैं, टिंग 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 ढेर सारे। यहाँ पे मैंने लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर एक एरिया लिया ए। चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r1 और इतना ही एरिया मैं यहां पे लिया हूं ए। चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस है कितनी, r2। यहां पे देखना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया से कितने पास कर रहे हैं, 3। और इतना ही एरिया ए है यहां पे, जिससे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितने पास कर रहे हैं, 1। तो यहां n की वैल्यू 1 है, यहां n की वैल्यू 3 है, एरिया सेम है, मींस इस जगह पे लाइन की डेंसिटी यहां के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स है। तो जहां पे लाइन की डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। देखना मैं फार्मूले से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 फाइंड करता हूं और इस पॉइंट पे E2। तो E1 इज इक्वल टू KQ बाई R1 का स्क्वायर, KQ बाई R1 का स्क्वायर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 निकालता हूँ, E2 इज इक्वल टू कटप्पा क्वीन बाई R2 का स्क्वायर। यहाँ पे R1 स्मॉलर है, R2 ग्रेटर है, मतलब E1 ग्रेटर होगा, E2 स्मॉलर होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2। अब N1 N2 को देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स N1 की वैल्यू है 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स N2 की वैल्यू है 1। तो N1 इज ग्रेटर देन N2। तो जहाँ पे लाइन की डेंसिटी जहाँ ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा है, और जहाँ पे लाइन की डेंसिटी कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम है। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि हायर द इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस पे एक क्वेश्चन है H.C. वर्मा सर का, क्या है, इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स बने हुए हैं, ऐसे ये 3 लाइंस ऑफ फोर्स शो किया गया है। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, आत्मा, भूत और चुड़ैल। अब बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आत्मा के पास ज्यादा है या भूत के पास या चुड़ैल के पास। तो देखना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी के साथ रिलेट किया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में कम है लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, और यहाँ सबसे कम, यानी EC इज ग्रेटर देन EC इज ग्रेटर देन EA एंड EA इज ग्रेटर देन EB। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे लाइन डेंसिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू का मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं। आगे चलता हूं। आगे प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या कहती है कि पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस। लाइन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, क्लियर, एक दूसरे तीसरे के पैरेलल होने चाहिए, और इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, यानी ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस भी d होनी चाहिए। सब के सब डैडी 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 सब डी होने चाहिए, पप्पा 3 पप्पा, ठीक है, इस तरह से। तो अगर इक्विडिस्टेंट, स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस हैं तो ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। अगर फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट हो, पैरेलल भी हो लेकिन कर्व्ड हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक
फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। अगर स्ट्रेट हो, पैरेलल हो, लेकिन इक्विडिस्टेंट नहीं हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर ना तो पैरेलल हो ना ही इक्विडिस्टेंट हो तब तो वो निश्चित रूप से नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। तो इतनी प्रॉपर्टी आप नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखना, फॉर 2 point charges system the lines of force are symmetric with respect to line joining the charges। 2 point चार्ज वाला सिस्टम है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली लाइंस है। ये लाइन है, तो कह रहा है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं इस सिस्टम के, वो इस लाइन के, दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, यानी जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। तो आप देख भी रहे हैं इस तरह से, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ +2q है, तो यहाँ से डबल लाइंस निकलेगी और यहाँ पे इसका आधा लाइन इंटर करेगी, बट सिमेट्रिक होंगे। लाइंस क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। 3 ऊपर है तो 3 नीचे, ठीक है। एक ये ऊपर में, इधर उधर 3 है तो इधर 6 ऊपर होंगे 6 नीचे, इस तरह से ऐसे जो भी। अब देखना, एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2। एक ही लाइन बनी हुई है ऐसे। ये लाइन क्या करती है? इस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है, यानी किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव का डिसीजन तो ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग से हो जाएगा। तो यहाँ से लाइन निकल रही है तो Q1 पॉजिटिव और यहाँ पे एंटर कर रही है तो Q2 निगेटिव। अब बात रही कि इस दोनों में कौन बड़ी। तो देखना, यहां से दूसरी लाइन अगर इंटर करवाना हो तो ऐसे पास आएगी, ठीक है। यहां पे देखना, लाइन जो है वो इस लाइन से काफी डिस्टेंट है, दूर है, और यहाँ पे काफी पास है। तो अगर काउंट करूंगा तो यहाँ पे मान लो 4-5 लाइंस होंगी, तो यहाँ पे 7-8 लाइंस हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल काफी छोटा है और यहाँ पे एंगल क्या है? काफी बड़ा। ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अल्फा बीटा से बड़ी है, मतलब ये चार्ज छोटी होगी, यानी Q1 इज लेस देन Q2। यानी मैग्नीट्यूड की बात करें तो Q1 इज लेस देन Q2। तो Q1 छोटी होगी किससे? Q2 से। और कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये पता कर लेंगे। कुछ देर में एंगल वाला प्रॉब्लम भी करेंगे, वहां से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एंगल की प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। एक और क्वेश्चन आया है, क्या है वो देखिएगा। इस तरह से एक चार्ज है, यहाँ Q1, यहाँ पे QT, Q1 QT। इससे लाइन से इसमें लाइंस इंटर कर रही है, इससे लाइंस बाहर निकल रही हैं, इस पे लाइंस ज्यादा हैं, इस पे कम है, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या है क्वेश्चन के 3 पार्ट्स वो सुनना, कि Q1 Q2 में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो जिससे लाइन ज्यादा निकल रहे हैं या जिसमें लाइन ज्यादा इंटर कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। दूसरा पार्ट है कि इसमें कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। तो Q1 पॉजिटिव और Q2 निगेटिव, क्योंकि यहां से लाइन निकल रही है, वहां पे लाइन एंटर कर रही है। तीसरी बात है कि इस लाइन पे इक्विलिब्रियम मिलता है। तो इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा? तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, लीसा-कुक्स डोसा। लीसा-कुक्स डोसा। तो लीसा डोसा बनाती है, इसमें क्या है? L फॉर लाइक चार्जेज, इक्विलिब्रियम इनसाइड, ठीक है, क्योंकि सब्सट्रैक्टिव होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जब लाइक चार्जेज हो तो बीच में सब्सट्रैक्टिव होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक दूसरे को कैंसिल करने का चांस बनता है। लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो लाइक नहीं बल्कि कैसा है? डिसलाइक। तो डिसलाइक जब चार्जेज हो तो इक्विलिब्रियम मिलता है आउटसाइड, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सब्सट्रैक्टिव कहां पे होंगे? आउटसाइड।
तो आउटसाइड ही मिलेगा इक्विलिब्रियम। तो लीसा कुक्स डोसा और इसमें डिसलाइक चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम आउटसाइड मिलता है। किसके पास? छोटे वाले के पास। किसके पास? छोटे वाले के पास। तो इन दोनों में छोटा है Q2, तो Qt के पास मिलेगा कहीं इक्विलिब्रियम, इधर मिलेगा इक्विलिब्रियम। ठीक है। आगे पूछा है कि Q1 बाई Q2 की वैल्यू क्या होगी। तो Q1 बाई Q2, यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स काउंट करेंगे N1 और यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स काउंट करेंगे N2। Q1 बाई Q2 जो होगा वो N1 बाई N2 के इक्वल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स originated or terminated is directly proportional to magnitude of charge। तो Q1 by Q2 is equal to N1 by N2। यहां से आंसर आया 2। क्या 2 ही होगा आंसर? नहीं, एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है निगेटिव, तो पॉजिटिव में निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? निगेटिव, यानी आंसर होगा -2। तो ये क्वेश्चन आया है IIT एडवांस में। ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर्टीज आप जानते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। देखना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं होती है। देखना, ये एक कंडक्टर है। हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया इस कंडक्टर को। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलेट कराना शुरू करेगा, मूवमेंट करवाना शुरू करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा अपने अपोजिट डायरेक्शन में, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर वाले सरफेसेस पे जमा होने लगेंगे। मटेरियल का बॉडी तो न्यूट्रल रहेगा, तो आएंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां से? इधर वाले सरफेस से, तो इधर वाला सरफेस पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, यानी इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट की वजह से हो रहा है, तो इसे कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के इक्वल ना हो जाए, यानी E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू E एक्सटर्नल। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0, यानी E नेट की वैल्यू कितनी? 0। तो जब फील्ड ही नहीं है तो फील्ड लाइंस नहीं होंगे, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कभी भी किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0। अब नॉन मेटल अगर हो, तो कोई दूसरी मीडियम हो मेटल की जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 1/εr टाइम्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी εr। मान लीजिए इधर इधर वैक्यूम है और बीच में हमने कोई मीडियम रख दिया है। इधर वैक्यूम में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है n, और यहां मीडियम की बात करते हैं। मीडियम में कितनी? 1/εr इंटू n, यानी n/εr। मान लीजिए इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी εr 2 होती और इधर लाइंस की संख्या 2 एंटी होती, तो यहाँ पे कितना बचता? 10। यहाँ लाइंस कितने होते? 10। समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही मीडियम में लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करती है उसके नंबर्स में चेंज आते हैं। मेटल है तो बिल्कुल 0, क्योंकि मेटल के लिए εr की वैल्यू इंफिनिटी, किसी भी चीज में इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो मेटल में 0, और यहाँ पे किसी भी मीडियम में, मेटल को छोड़ के किसी भी मीडियम में जब लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करती है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। अब आगे देखना, क्योंकि किसी भी मीडियम के लिए εr की वैल्यू 1 से बड़ी ही होती है। आगे चलता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
are perpendicular to the surface of a conductor. इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेटल का हमने बताया है कि मेटल का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मेटल का सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होती है लाइन ऑफ फोर्स। तो यहां देखना, ये मैंने एक स्फीयर लिया, मेटालिक लिया हूं, तो अंदर में तो फील्ड लाइंस होंगे ही नहीं। ये सेंटर है, यहां से ऐसे फील्ड लाइंस आ रही थी इस तरह से। यहां सरफेस पे क्या होगी, ये लाइंस इस तरह से बेंड होगी ताकि सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल सस्टेन करे। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ठीक है, इस तरह से 90 90 90, इस तरह से 90 90 पे। तो यहां देखना, ये जो रेडियस होती है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने सारे रेडियस को इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं हर पॉइंट पे जहां जहां लाइंस फॉल हुई हैं, और ये दोनों लाइंस मैच करेंगी, ये दोनों लाइंस मैच करेगी, ये दोनों मैच करेगी, ये दोनों मैच करेगी सरफेस पे। तो यहाँ पे एंटर भी कर रही है 90 पे और लीव भी करेगी 90 पे, बाहर भी निकलेगी कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, इस तरह से 90 पे बाहर निकलती चली जाएगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, यहाँ पे एंटर भी करेगी 90 पे और बाहर भी निकलेगी 90 पे। ये सब देख लीजिए आप, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पे अगर स्फीयर है तो ऐसे डायरेक्ट इंटर नहीं करेगी लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ पे ये एंगल जो है वो गलत है। तो ये सारे डायग्राम्स पॉसिबल नहीं है। चलता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, इतना नोट कीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखना यहाँ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। द एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर इक्वल इन होमोजेनियस मीडियम और इन वैक्यूम बट डिफरेंट इन हेट्रोजीनियस मीडियम। क्या कहता है वो देखना, ये एक पॉइंट चार्ज है तो इससे ढेर सारे लाइंस निकलेंगे। अगर यहाँ पे वैक्यूम या होमोजीनियस मीडियम से सराउंडेड है ये चार्ज, तो निकलने वाले किसी भी दो कंसेक्यूटिव लाइन के बीच का एंगल यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, हर दो कंसेक्यूटिव लाइंस के बीच का एंगल सेम होगा। आगे देखना, अगर वैक्यूम या होमोजीनियस मीडियम न रह के हेट्रोजीनियस मीडियम मिले, जैसे मान लो ये चार्ज है, ये लाइन है, इस लाइन के इस साइड वैक्यूम है, यहां से यहां के बीच में ऐसे बना देता हूं, ये देखना यहां से इस साइड वैक्यूम है, इस लाइन और ये लाइन के बीच में एक मीडियम है जिसकी ही रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन r1, और इस लाइन और इस लाइन के बीच जो मीडियम है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन r2। तो क्या कहता है कि वैक्यूम में अगर एंगल बना है दो लाइंस के बीच थीटा, तो वैक्यूम में जितनी सारी लाइंस हैं हर दो कंसेक्यूटिव लाइंस के बीच का एंगल कितना, थीटा 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 थीटा, इसे ऐसे थीटा। लेकिन वही मीडियम की बात करें तो मीडियम में दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा 1। तो देखना, अगर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r1 है तो थीटा 1 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन r1 इनटू एंगल बिटवीन टू लाइंस इन वैक्यूम, थीटा एप्सिलॉन r1 इनटू थीटा। यहां पे है एप्सिलॉन r2 रिलेटिव परमिटिविटी वाली मीडियम, तो यहां पे एंगल थीटा 2 इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन r2 इनटू थीटा, एप्सिलॉन r2 इनटू वैक्यूम वाला एंगल। तो इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं। अब यहां देखना, एक कॉन्सेप्ट है जिसपे आईआईटी क्वेश्चन पूछा है और इस कॉन्सेप्ट के बिना बन नहीं सकता है, वो क्वेश्चन हमेशा गलत बनेगा। तो ये क्या है, नियर एंड फार विजन फॉर फील्ड लाइंस।
फील्ड लाइंस के लिए नियर और फार विजन क्या है। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं और यही क्वेश्चन है आईआईटी का। एक ये है, एक और है जो मैं करवाऊंगा। तो यही क्वेश्चन है आईआईटी का और इसी को मैं एग्जांपल के तौर पे यूज करके आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे चार्ज है +2q और यहाँ पे चार्ज है -q। +2q से दुगनी लाइंस निकलेगी और -q पे आधी लाइन इंटर होगी। तो देखना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे 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 मैंने बना दिया, ब्लैक वाली सारी लाइंस को आप देखिए। अब एक आदमी जब नजदीक से देखता है तो ये डायग्राम देखता है ब्लैक वाला, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि यहां से डबल निकली, यहां आधी इंटर हुई, बाकी जो बची वो बाहर निकलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। लेकिन आदमी एक दूर से देखता है फार विजन। फार विजन में वो क्या देखता है, ये दोनों चार्जेस बहुत दूर नहीं बल्कि बिल्कुल पास हैं, मतलब दोनों मिलके एक हो गए हैं। एक हो गए हैं तो 2q और -q मिलके कितना चार्ज, +q। तो ये +q चार्ज है और +q चार्ज से लाइंस चारों तरफ निकलने चाहिए। ठीक है, इक्वल इक्वल एंगल पे। बट यहां पे देख रहे हैं कि अजीब सा ब्लैक वाली जब लाइन को देखते हैं तो बड़ा अजीब सा दिखता है। बहुत ज्यादा लाइंस एक तरफ निकल रही है और इधर एंटर कर रही है सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ पे एंगल इक्वल इक्वल है, बट यहाँ वाली एंगल देखेंगे जब, तो ये वाली तो यहाँ से आके अंदर आ गई, बाहर निकल रही है जो लाइन, उसका एंगल तो बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पे एंगल को मेंटेन करना होगा, तो डायग्राम में मॉडिफिकेशन करना होगा। यहां से जो लाइंस 8 लाइन यहाँ एंटर की है और 16 लाइन यहाँ से निकली है, तो 8 लाइन तो परमानेंट बाहर निकल गई सिस्टम से। तो वो जो 8 लाइन निकली है वो इस +q चार्ज के चारों तरफ सिमेट्रिक तरीके से निकलने चाहिए। यानी 4 ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। और बाकी की बात करता हूं तो यहां पे तो ऐसे निकल नहीं रहा है, तो सब के सब इधर ही निकल रहे हैं। इधर साइड तो कुछ निकल ही नहीं रहा, जो निकला है वो यहां आके घुस गया है। इसका मतलब इधर वाले लाइन को तोड़ मोड़ के सिमेट्रिसिटी में सेट करना होगा। तो यहां जो 4 लाइंस बाहर निकली है उसमें से 2 इधर इधर 4 बाहर निकाल दिया। बाकी जो लाइंस इधर गई है उसको मोड़ के मैं सिमेट्रिक ऑर्डर में सेट करूंगा। सिमेट्रिक ऑर्डर में कैसे सेट करूंगा, इसको यहां से लाऊंगा और ऐसे ले जाऊंगा ताकि ये लाइन इससे ऐसे सिमेट्री में होगा, ये लाइन इसके साथ सिमेट्री में होगा, ये वाली लाइन इसके साथ सिमेट्री में हो और ये वाली लाइन इसके साथ सिमेट्री में हो, ऐसे। क्लियर? तो ये लाल वाली जो डायग्राम बनी हुई है लाल वाले पेन से, वो एक्चुअल में होना चाहिए लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है आईआईटी। ये नियर विजन और फार विजन दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए लाइंस ऑफ फोर्स को बनाने के लिए। यानी एक से ज्यादा जहां भी चार्जेस प्रेजेंट हों, आपको नियर विजन और फार विजन का कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करना होगा। अगर बिना यूज किए हुए बनाते हैं तो गलत बनाएंगे। नियर विजन में आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन फार विजन में सिमेट्रिसिटी मेंटेन होनी चाहिए, और अगर नहीं मेंटेन करके बनाते हैं तो वो लाइंस ऑफ फोर्स का डायग्राम गलत होगा। तो हमेशा सिमेट्रिसिटी का यूज करना है। यहाँ चलता हूं आगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने डील करता हूं। देखिएगा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आया है JEE में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और बिना फार विजन नियर विजन के ये बनने वाला नहीं है। एक हॉलो सिलेंडर है, इस तरह से सिलेंडर है जो ओपन है, इधर वाला कवर हटा हुआ है, इधर वाला कवर मतलब एक पाइप टाइप का चीज है, और इसके हाफ में आधे पार्ट में दिया हुआ है यहां से ऊपर पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आधे पे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर कैसा होगा ये हमें बताना है। 4 ऑप्शंस ये चारों थे। तो इन ऑप्शंस को देख करके काफी कंफ्यूजन होगा
ठीक है। और इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, हवा निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज पे इन करता है, हवा इन कर रहा है, ऐसे ऐसे निकल रहा है, निकल रहा है, इन कर रहा है, इन कर रहा है। जितना ऊपर पॉजिटिव है उतना नीचे निगेटिव, जितना लाइन ऊपर से बाहर निकल रही है उतना नीचे। तो लग रहा है ऑप्शन बिल्कुल सही। नजदीक से देख रहे हैं हम। हमें फार विजन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। देखना, हमने क्या किया, उस पूरे सिस्टम को बंद कर लिया एक डिब्बे में, पूरे सिस्टम को, और इसके अंदर नेट चार्ज देखते हैं। तो नेट चार्ज कितना? 0। जितना ऊपर पॉजिटिव उतना नीचे निगेटिव। तो लाइन ऑफ फोर्स निकलना ही नहीं चाहिए बाहर डिब्बे से। अगर डिब्बा से बाहर निकल रही है लाइन ऑफ फोर्स, इसका मतलब कि आंसर क्या होगा? गलत होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्या वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? यहाँ पर तो और ढेर सारे लाइंस बाहर निकल रही हैं और अंदर आ रही हैं, ठीक है, डिब्बे से। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि नेट चार्ज क्या है? 0। मतलब ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं। इसकी बात करते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से हम यूज करेंगे और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ डिब्बा बनाते हैं, नेट चार्ज 0। जितने लाइंस बाहर निकले हैं उतने घूम के आ गए। बाहर निकलने वाले लाइन की संख्या, अंदर आने वाले लाइंस की संख्या 0। सबके सब डिब्बे के अंदर है। मतलब ये आंसर क्या होगा? सही होगा। तो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, और जो नियर विजन फार विजन का कॉन्सेप्ट पढ़े बिना गए हैं, ठीक है, उनसे कभी भी ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं। तो और भी ट्रायंगल वाला एक क्वेश्चन आया है, देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन बैंक में, हर बुक में आज के डेट में वो दे रहा है। ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टाइसेस पे इक्वल इक्वल पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, उनकी वजह से लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो हर बुक में और सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो उतने सारे डील करने की अब ज़रूरत नहीं है। 2003 2002 में कब आया है। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं तक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके लाइक दीजिए, व्यू दीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए। यही प्यार हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रमोट करता है। वरना बाकी लोग तो, ज़्यादातर लोग फ्री में पढ़ाना नहीं चाहते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपके लाइक से 2 पैसा बाद में हमें भी मिलेगा। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे को भी बताइए मेरे चैनल से पढ़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।